चलिए आज हम फिर बात करेंगे प्रावैद्युत पदार्थ, ठीक है। और प्रावैद्युत पदार्थ के प्रकार, कितने प्रकार के प्रावैद्युत पदार्थ होते हैं, ठीक है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। कल भी हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में पढ़े थे कि प्रावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है। किसे कहते हैं प्रावैद्युत पदार्थ? देखें, प्रावैद्युत पदार्थ ऐसा पदार्थ है जो अपने अंदर से धारा या विद्युत आवेश को प्रवाहित नहीं होने देता है, ठीक है, लेकिन विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है। यही था ना। प्रावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ है जो अपने से हो करके विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, लेकिन विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रावैद्युत पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन टाइटली नाभिक से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। बंधे होने के कारण वो गति नहीं कर पाते, जिसके वजह से उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन अपने जगह पर वो थोड़ा सा हिलते हैं, हिलने के वजह से वो विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये चर्चा हम लोग कल के क्लास में कर चुके हैं, क्लियर है। आज जो हम बात करेंगे वो है प्रावैद्युत पदार्थ के प्रकार। तो प्रावैद्युत पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक होता है ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ और एक होता है अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ। देखिए, प्रावैद्युत जो पदार्थ है ये दो प्रकार का हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ध्रुवीय, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। और एक पढ़ेंगे हम अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। समझ में आ गई बात? एक है ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ और एक है अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ क्या होता है, पहले हम जानेंगे कि ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ क्या होता है। ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ ये किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रावैद्युत पदार्थ के सभी अणु ध्रुवीय अणु होते हैं, जिस प्रावैद्युत पदार्थ के सभी अणु क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु होते हैं, उस प्रावैद्युत पदार्थ को हम ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ में सभी अणु कैसे होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। सभी अणु ध्रुवीय होते हैं। समझ में आई बात? इसलिए इस प्रावैद्युत का नाम ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ पड़ा। अध्रुवीय प्रावैद्युत में अगर आप बात करेंगे तो अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ में जो सभी अणु होते हैं, सभी अणु वो अध्रुवीय अणु होते हैं, यानी सभी अणु अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। इसलिए उस प्रावैद्युत का नाम अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ रखा गया। क्लियर? देखिए, प्रावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो अपने अंदर से होकर के धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, लेकिन विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करता है। क्यों करता है? क्योंकि प्रावैद्युत पदार्थ के सभी इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु के नाभिक से टाइटली बंधे होते हैं, जिसके वजह से वो गति नहीं कर पाते, उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। लेकिन अपने जगह पर थोड़ा सा वो मूव करते हैं,
जिसके वजह से वो विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। प्रायः जितने भी अचालक हैं वो सब के सब सब के सब प्रावैद्युत पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। जितने भी अचालक हैं, रबर है, कांच है, प्लास्टिक है, ठीक है, पेपर है, ये सब प्रावैद्युत पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ये अचालक हैं लेकिन ये प्रावैद्युत पदार्थ के अंदर भी आते हैं, क्योंकि ये भी अपने अंदर से धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, ये विद्युतीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम लोग कल ही कर चुके थे। आज इसके प्रकार की हम बात करेंगे। प्रकार में प्रावैद्युत पदार्थ दो प्रकार का, एक होता है ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ और एक होता है अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ। ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ क्या है? ऐसा प्रावैद्युत पदार्थ जिसके सभी अणु क्या हो? ध्रुवीय हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्लियर? अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ क्या है? ऐसा प्रावैद्युत पदार्थ जिसके सभी अणु क्या हो? अध्रुवीय हो, उसे हम क्या कहेंगे? अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ। क्लियर हो गया? अब रह गई बात कि ध्रुवीय अणु क्या होता है और अध्रुवीय अणु क्या होता है। अगर हम ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु को समझ लेंगे तो फिर ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके सभी अणु ध्रुवीय होते हैं। तो ध्रुवीय अणु जान जाएंगे तो हम जान जाएंगे वो प्रावैद्युत ध्रुवीय प्रावैद्युत क्यों कहा गया है। ठीक है, ध्रुवीय अणु क्या होता है समझिएगा। ऐसा अणु, ध्यान से सुनना, ऐसा अणु जिसमें धनावेश के द्रव्यमान केंद्र और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे को संपाती न हो। ध्यान से सुनना, एक दूसरे के संपाती न हो मतलब उनके केंद्रों के बीच में कुछ दूरी हो। ठीक है, तो जब उनके केंद्रों के बीच कुछ दूरी आ जाएगी तो वो क्या करेंगे? एक द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेंगे। इसलिए उस अणु का नाम रख दिया जाता है ध्रुवीय अणु। मतलब समझो, देखो, मान लो हमारे पास ध्रुवीय अणु की हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना, ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु को इंग्लिश में हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये ध्रुवीय अणु कहा जाता है इंग्लिश में। अब देखो ये है क्या, तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ऐसा अणु, ऐसे अणु जिसमें धन आवेश के द्रव्यमान केंद्र, धन आवेश के द्रव्यमान केंद्र और ऋण आवेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती न हो और उनका आकार सममित न हो। तो ऐसे अणु जिनके धनावेश के द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती न हो और उनका आकार सममित न हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे ध्रुवीय अणु कहते हैं। उसे ध्रुवीय अणु कहते हैं। अब हमको ये समझना है समपाती और सममित का मतलब क्या होता है।
समपाती का मतलब दोनों का केंद्र ठीक एक दूसरे के ऊपर हो, समझ में आएगा। और सममित का मतलब एक जैसा आकार, ठीक है। अब देखिए, अगर हम HCl ले लें, HCl एक अणु है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, धनावेशित होता है, और क्लोरीन क्या होता है, ऋणावेशित होता है। लेकिन क्लोरीन की ऋणात्मकता जो होती है वो हाइड्रोजन के से अधिक होती है, इसलिए क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा। तो जो क्लोरीन का द्रव्यमान केंद्र है और ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान केंद्र, दोनों के बीच दूरी आ जाती है, समझ में आई बात। ये क्लोरीन का अणु परमाणु है और ये हाइड्रोजन का परमाणु है। क्लोरीन के अंदर पावर ज्यादा है, किसके अपेक्षा, हाइड्रोजन के अपेक्षा, इसलिए क्लोरीन हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचता है, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में जो द्रव्यमान केंद्र है उनके बीच दूरी आ जाती है। जब दूरी आ जाएगी तो इस पर एक हल्का सा धनावेश हो जाएगा और इस पर हल्का सा ऋणावेश हो जाएगा। तो ये किस तरह व्यवहार करेंगे, द्विध्रुव की तरह, क्योंकि यहाँ धन और उतने यहाँ ऋण और ये इनके बीच की, तो ये क्या बन गए, द्विध्रुव। क्या बन गए, द्विध्रुव बन गए। द्विध्रुव में ही होता है ना कि दो ध्रुव होते हैं और ऊपर परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत आवेश और बीच में अल्प, तो ठीक उसी तरह ये हो जाते हैं। इसीलिए हमने कहा कि ये द्विध्रुव की तरफ व्यवहार करने लगते हैं, और जब ये द्विध्रुव की तरफ व्यवहार करेंगे तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होगा, क्योंकि द्विध्रुव का जब कहीं द्विध्रुव बनता है तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी उसी के साथ होता है। क्यों, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव के पावर को दर्शाता है। अगर हम कहीं हैं तो हमारी पावर भी तो हमारे साथ रहेगी कि पावर कहीं और रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर ये द्विध्रुव बना रहा है तो इस द्विध्रुव आघूर्ण भी रखेगा, समझ में आई बात। तो ध्रुवी अणु जो होता है उसके जितने भी अणु होंगे सब के सब द्विध्रुव बनाएंगे, और सब जब द्विध्रुव बनाएंगे तो सबका अपना अपना द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, समझ में आई बात। ठीक उसी तरह से जैसे ऊंटे से बकरी बांध दो, ऊंट बड़ा है बकरी छोटा है, दोनों को बांध दो एक दूसरे से, तो ऊंट हमेशा बकरी को तान देगा, बकरी खींच जाएगी, समझ में आई बात। तो वही चीज यहाँ हो रहा है, ठीक है। ऊंट है, बकरी समझ लो, ऊंट व तान दे रहा बकरिया को, तो दोनों के द्रव्यमान केंद्र में दूरी आ जा रहा है, और जब दूरी आ जाएगा तो ये किस तरह व्यवहार करने लगेगा, द्विध्रुव की तरह, समझ में आ गया। तो ध्रुवी अणु वो अणु होता है जिसके द्रव्यमान केंद्र, धनावेश के द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं है। देखो दोनों एक दूसरे पर है केंद्र, दूर दूर हो गए ना, तो ये संपाती नहीं है। दूसरा, उनका आकार सममित नहीं है, बकरी और ऊंटे के आकार एक जैसे होला, तो आकार भी सममित का मतलब समान, तो आकार भी इनका समान नहीं है, छोटा ही बड़ा है, समझ में आई बात। तो द्विध्रुव अणु की दो विशेषताएं ध्यान रखना, पहला कि उसके जो धन आवेश और ऋण आवेश होंगे उनके द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे पे नहीं रहेंगे, ठीक, और उनके बीच हमेशा दूरी रहेगी, और उनके आकार एक जैसे नहीं होंगे, समझ में आई बात। ऐसा अणु हमेशा कौन सा अणु कहलाएगा, ध्रुवीय अणु, और इस अणु में ये अणु हमेशा द्विध्रुव बनाएगा और उसका अपना द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा। जब द्विध्रुव बनाएगा तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, समझ में आ गई बात। ध्रुवीय अणु समझ में आया, अभी नहीं समझे। ध्रुवीय अणु है क्या, अणु किससे बनता है, परमाणु से। अणु किससे बनता है, परमाणु जानती हो का, परमाणु का होता है, बताओ परमाणु का होता है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसी को हम क्या कहते हैं,
परमाणु कहते हैं। परमाणु से अणु का निर्माण होता है, यानी एक अणु को बनाने में कम से कम 2 परमाणु चाहिए। ठीक है, एक अणु का निर्माण करने में कम से कम 2 परमाणु का होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर HCl एक अणु है तो इसमें H क्या है, एक परमाणु है, और Cl क्या है, एक परमाणु है। 2 परमाणु मिले तो एक अणु बना, किसका, HCl का, जिसमें H क्या है, धनात्मक, और Cl क्या है, ऋणात्मक। तो अगर H धनात्मक का सेंटर और क्लोरीन का सेंटर एक दूसरे के ठीक ऊपर नहीं है, उनके बीच कुछ दूरी है, तो हम कहेंगे कि उनके केंद्र संपाती नहीं है। समझ में आई बात। दूसरा, उनके आकार सममित नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का आकार देखो और ये क्लोरीन का आकार देखो, क्लोरीन हाइड्रोजन को खींच दिया है ना, तो हाइड्रोजन का आकार बिगड़ गया है। अब भाई ऊँटवा बकरिया कैसे तालित बकरिया वैसे रही, ऐसे गला एकदम तना जाएगा उसका। समझ आई बात, क्योंकि ऊँट का पावरफुल है, कैसे, बकरी से। तो यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन से क्या है, पावरफुल है, इसलिए हाइड्रोजन को खींच दिया। जब खींच दिया तो उन दोनों के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे पे नहीं मिलेंगे, तो संपाती नहीं होगा, और उन दोनों के आकार भी एक जैसा नहीं रहेगा। समझ में आएगा। तो ये दोनों गुण जिस अणु में पाया जाएगा वो अणु क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय अणु कहलाएंगे। समझ में आई बात। हाँ, ये अणु क्या कहलाएंगे, ध्रुवीय अणु कहलाएंगे। क्लियर। आकार सममित ना हो और उनके केंद्र एक दूसरे पर हाँ एक दूसरे के संपाती न हो। संपाती वर्ड यूज करना है, ध्यान रखना, समझने के लिए एक दूसरे के ऊपर न हो, लेकिन जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, संपाती न हो। आकार एक दूसरे के बराबर का मतलब सममित, ठीक है, सममित न हो, आकार एक जैसा ना हो। अगर बकरी बकरी बात हो गई तो आकार एक जैसा हो जाएगा, सही है ना। अब बकरी ऊंट का आकार एक जैसा कब नहीं होगा, तो वो आकार सममित नहीं है। क्लियर। तो ये 2 चीज ध्यान रखना, जिस अणु के धन आवेश का द्रव्यमान केंद्र और ऋण आवेश का द्रव्यमान केंद्र संपाती न हो और उनके आकार सममित न हो, ऐसे अणु को हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय अणु कहेंगे। क्या कहेंगे, ध्रुवीय अणु कहेंगे। ठीक है। जैसे में अगर हमको एग्जाम्पल कहा दिया देना हो कि सर इसका उदाहरण दे दीजिए, तो उदाहरण में क्या लिखोगे, HCl, H2O, ठीक है, ये सब क्या है, ध्रुवीय अणु है, ये सब के सब ध्रुवीय अणु है। इन सब में इनके धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होंगे और ना ही इनके आकार एक जैसा होंगे। ठीक है। अच्छा, ध्रुवीय अणु की एक और विशेषता है, ध्रुवीय अणु के जितने भी अणु होंगे वो सब के सब किस तरह व्यवहार करेंगे, द्विध्रुव की तरह। किस तरह से, द्विध्रुव की तरह। तो इसकी एक विशेषता और लिख लीजिएगा, ध्रुवीय अणु द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। जो ध्रुवीय अणु है वो द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि एक सिरा धनावेशित और दूसरा तो द्विध्रुव बन गया। इसलिए ये जितने भी अणु हैं ये सब द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेंगे। जब ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेंगे तो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, क्योंकि अगर द्विध्रुव है तो द्विध्रुव आघूर्ण एकदम है उसके साथ, क्योंकि उसकी पावर साथ में रहेगी। तो लिखेंगे ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय अणु अपना द्विध्रुव आघूर्ण रखते
है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा ध्रुवीय अणु के विषय में। पहला कि इनके धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होंगे, आकार सममित नहीं होगा। ठीक, ये द्विध्रुव की तरफ व्यवहार करेंगे और अपना द्विध्रुव आघूर्ण रखेंगे। क्लियर है ना, समझ में आई बात? तो इस टाइप का अगर अणु जिस पदार्थ में पाया जाएगा वो पदार्थ क्या कहलाएगा? अब समझ में आ गया? तो अगर हम ध्रुवीय अणु जान गए तो वो ध्रुवीय अणु जिस पदार्थ में होगा उस पदार्थ का नाम हो जाएगा ध्रुवीय प्रावैधुत पदार्थ। क्योंकि ध्रुवीय परावैधुत पदार्थ के सभी अणु क्या होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। और ध्रुवीय अणु की विशेषता ये है, समझ में आई बात? इस विशेषता से हम ध्रुवीय अणु जान लेंगे और जिस पदार्थ के सभी अणु ध्रुवीय होंगे उस पदार्थ को क्या कहेंगे? क्लियर है, समझ में आ गई बात? अच्छा, इसी तरह से हम अध्रुवीय प्रावैधुत को भी समझ लें। अध्रुवीय प्रावैधुत क्या होता है? मान लीजिए हमसे कोई पूछ दे कि अध्रुवीय प्रावैधुत क्या किसे कहेंगे, तो आप यही कहोगे ना, वे प्रावैधुत जिसके सभी अणु क्या हों? अध्रुवीय हों, यही कहेंगे ना। लेकिन अध्रुवीय की विशेषता क्या है? उसकी भी कुछ विशेषता होगी अध्रुवीय अणु की। जैसे ध्रुवीय अणु की विशेषता हमने लिखा कि धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र संपाती न हो, उनके आकार सममित न हो, तो वह अणु क्या कहलाएगा? और इस अणु की एक विशेषता यह भी है कि ये द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेंगे और अपना द्विध्रुव आघूर्ण रखेंगे। ठीक, लेकिन अध्रुवीय की विशेषता आप थोड़ा सा बात कर लें। बस बस आ रहे हैं उनके। अध्रुवीय अणु मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा? सब कुछ यही रहेगा। यहां जो लिखे हो संपाती न हो, न हटा देना, बस न हटा देना। मतलब संपाती और आकार सम्मित न हो तो न हटा दो, सम्मित। समझ आ गई बात? और ध्रुवीय में क्या करना है? इसमें न हो, द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के ऊपर ना हो, आकार एक जैसा ना हो, तो वो क्या है? ध्रुवीय है। लेकिन इसमें क्या है? द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के ठीक ऊपर हो, आकार एकदम एक जैसा हो। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, दिख रहा है ना जी, ऐसे अणु जिसके धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र समपाती हों और उनके आकार सममित हों। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उसे अध्रुवीय अणु कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि सर इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, तो एग्जाम्पल में देखो H2O2 N2 ये सब होंगे। ठीक है, हाँ क्या आकार नहीं दिख रहा? हाँ जी, इसमें अरे हो गए, आकार यही ना, हो गया। चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये हो गया अध्रुवीय अणु। क्लियर? इसकी विशेषता में अगर आप देखें तो इसकी विशेषता समझ लीजिए, सब कुछ इसी का उल्टा है। इसमें क्या था? ध्रुवीय अणु द्विध्रुव की तरफ व्यवहार, ये द्विध्रुव की तरफ व्यवहार। बस बस बस, समझदार बच्चे होते हैं। अध्रुवीय अणु
ठीक है, द्विध्रुव की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। और दूसरा क्या है, जब द्विध्रुव की तरफ व्यवहार नहीं करेंगे तो क्या ये द्विध्रुव आगू रखेंगे? नहीं रखेंगे, तो ये भी लिख दे रहे हैं। अध्रुवीय अणु द्विध्रुव आघूर्ण नहीं रखते हैं। समझ में आई बात? अब यहां पर समझना, यहां पर तो हमने बहुत एग्जाम्पल दिया, किसका? ऊंट का और बकरी का दिया था ना। ऊंट जो पावरफुल हो, बकरी जो कमजोर है। बट यहां पर अगर एग्जाम्पल को समझो तो यहां पर एग्जाम्पल वही हो गया, बकरी प्लस बकरी, मतलब बकरी दोनों है ना, तो आकार दोनों का सममित होगा, बराबर होगा। और दोनों जब आकार में बराबर होंगे तो दोनों का सेंटर जो होगा ठीक एक दूसरे के ऊपर होगा, ठीक एक दूसरे के ऊपर होगा। जब ठीक एक दूसरे के ऊपर होगा तो उनके केंद्रों के बीच दूरी नहीं बनेगी। तो जब केंद्रों के बीच दूरी नहीं बनेगी तो उस अणु को हम क्या कहेंगे? और ऐसा अणु द्विध्रुव बनाएगा? नहीं बनाएगा। जब द्विध्रुव नहीं बनाएगा तो द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। द्रव्यमान केंद्र का मतलब कुछ समझ रहे हो? मान लो हमारे पास दो सिक्का है, दिखा रहे हैं, बराबर बन हो, चलो देखना ध्यान से, ये दो कॉइन है, देखो है ना। अगर हम इनका सेंटर कहीं पर फिक्स कर दें, मान लो हमने बता दिया कि ये इसका सेंटर है, ठीक, और ये इसका सेंटर है, ठीक। अगर दोनों को हम रखें एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे, तो दोनों केंद्र ठीक एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। क्या इनके केंद्रों के बीच कुछ दूरी बनेगी? नहीं बनेगी। तो इसका मतलब इनके जो केंद्र हैं वो क्या है? संपाती है। क्या है? संपाती है। और आकार ठीक देखिए एक दूसरे के बराबर है, तो ये द्विध्रुव नहीं बनाएगा। ये द्विध्रुव तब बनाता जब इसका केंद्र और इसका केंद्र थोड़ा सा एक दूसरे से क्या होते? दूर हो जाते, ऐसे, ठीक। तो जब दोनों का केंद्र ठीक एक दूसरे से दूर हो जाता तो हम कहते कि ये इनके केंद्र क्या है? संपाती नहीं है। ये वाला बनाता है इस तरह का, समझ में आएगा। लेकिन ये जो है इस तरह का नहीं बनाता है, ये दोनों केंद्र ठीक एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। इसीलिए हमने बोला कि अगर भाई दोनों रहेंगे ना तो आकार एक जैसा होगा। जब आकार एक जैसा होगा तो उनके केंद्र ठीक एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो वो द्विध्रुव का निर्माण नहीं करेंगे, तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण भी नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है? इसमें अंतर है। इसमें जो धन आवेश और ऋण आवेश है, जिसमें जो पावरफुल होगा दूसरे को क्या करेगा? खींच लेगा। कहीं पर पॉजिटिव ज्यादा होगा निगेटिव से तो निगेटिव को तान देगा, कहीं निगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव से पॉजिटिव को तान देगा। समझ में आई बात? तो उनके केंद्र के बीच हमेशा दूरी बनी रहेगी, तो वो द्विध्रुव की तरफ व्यवहार करेंगे और ये द्विध्रुव आघूर्ण रखेंगे। अब हमने इसमें H2 के दो अणु लिया, देखिए H2 है ये ना, तो H2 का मतलब दो गो हाइड्रोजन, तो दोनों जब हाइड्रोजन है तो दोनों जैसे है ना, ठीक वही तो है, देखो। तो दोनों का आकार एक जैसा होगा, दोनों का केंद्र एक जैसा होगा, तो दोनों केंद्र एक जैसा, दोनों का आकार एक जैसा, तो केंद्र संपाती हो जाएगा ना, उनके बीच दूरी नहीं बनेगी। समझ में आ गया? तो H2 है, O2 है, N2 है, ये सब क्या है? अध्रुवीय अणु है। HCl है, H2O है, ये क्या है? ध्रुवीय अणु है। तो जिस पदार्थ में इस टाइप के अणु पाए जाएंगे वो ध्रुवीय प्रावैधुत पदार्थ, और जिस पदार्थ में इस टाइप के अणु पाए जाएंगे वो अध्रुवीय प्रावैधुत पदार्थ, ठीक। तो कल हम लोगों ने इसकी चर्चा तो हम लोग कर लिए। अब हमें यहां से पढ़ना है, इसके नीचे लिखना है
कि प्रावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। इसके नीचे हम लिखेंगे, उसके आगे जो कल यहां तक पढ़ लिए हैं उसके आगे लिखेंगे कि परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार का होता है। अब पहला हेडिंग डालेंगे ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ, और जब ध्रुवीय प्रावैद्युत पदार्थ हम पहला हेडिंग डालेंगे तो उसमें लिखेंगे वे प्रावैद्युत पदार्थ जिसके सभी अणु क्या हो, या लिखेंगे बस यही जोड़ देना है, वे परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, जिसके सभी अणु क्या हो, ध्रुवीय होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, ध्रुवीय प्रावैद्युत। अब फिर जब आप इसको डिफिनीशन लिखिएगा है तो फिर यही वे प्रावैद्युत पदार्थ जिसके, ये वर्ड यहाँ भी जोड़ दीजिएगा तो इसका भी डिफिनीशन हो जाएगा। ठीक, फिर आप लिखिएगा ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय। समझ में आ गई बात ना, तो नोट कर डालिए।